जाता है। तो आइए एविडेंस चलाया जाए। देखिए धारा 3 चल रही थी और साक्ष्य के प्रकार हमने बताया था। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 8 प्रकार हमने बताया था एविडेंस में, और प्रयास ये करिएगा कि आठों जो प्रकार हैं आपका यूपी के लिए और बिहार के लिए तैयार रखें, जे के लिए भी। अब आइए आपका सेक्शन 4 से पिछली बार भी क्वेश्चन बना था। आपका क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। इसमें बिहार एपीओ में भी बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका जो क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है आपका जो धारा 4 से। देखिए क्वेश्चन कैसे बना है। एक तो आपका ये बनता है कि उपधारणा को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों का वर्णन करिए, यानी कि प्रिजम्पशन को डिफाइन करते हुए इसके काइंड बताइए। दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है टिप्पणी में कि उपधारणा करेगा, इस पर टिप्पणी लिखिए। उपधारणा कर सकेगा, इस पर टिप्पणी। और निश्चायक सबूत ज़्यादा पूछा गया है, उस पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा है। ये यूपी में भी कई बार रिपीट किया है। इसके बाद अंत में जो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट यानी कि तथ्य की उपधारणा और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ यानी कि विधि की उपधारणा में डिफरेंस क्या है। एक क्वेश्चन सबूत के भार में जाकर पूछा जाता है कि सबूत का भार क्या होता है, इसको बताइए, और उपधारणाओं का इस पर क्या प्रभाव होगा, उस प्रभाव का क्या करिए उल्लेख। तो हमेशा याद रखिए जो प्रिजम्पशन पहले समझिए होता क्या है। उपधारणा की एक एक यही मॉडल चलना है, और एक एक मॉडल हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले परिभाषा बता रहे हैं, फिर आपका हम प्रकार बताएंगे, फिर आपका उपधारणा का प्रभाव क्या होगा और तमाम प्रकार इत्यादि बताएंगे। पहला देखिए आपका, जब भी आप उपधारणा पढ़िए तो फिर एक बार याद रखिए, पहले सामान्य नियम लिखिएगा। सामान्यतः न्यायालय न्यायिकतः कार्य करने के लिए बाध्य होता है, यानी कि न्यायालय उन तथ्यों पर विश्वास करता है जो तथ्य न्यायालय के समक्ष मौजूद हैं, न कि अनुमान पर कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बातें न्यायालय के सामने प्रस्तुत की गई हैं उन बातों पर न्यायालय कार्य करता है, न कि कल्पनाओं पर, न कि अनुमानों पर, और न कि उपधारणाओं पर। उपधारणाओं को अनुमान भी कहते हैं, कल्पना भी कहते हैं, फिक्शन भी कहते हैं, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। उपधारणाएं इसका अपवाद है, यानी कि उपधारणाएं अपवाद हैं। तो अब उपधारणा होती क्या है, तो उपधारणा शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। ये नहीं कि कह दीजिएगा किया गया है। प्रिजम्पशन शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। तो जब किसी चीज की परिभाषा नहीं दी गई है, डिफिनीशन नहीं दी जाती, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि या तो अपनी परिभाषा बनाइए या किसी केस में परिभाषा दी गई हो। जैसे कन्फेशन में बताया था पाकला नारायण स्वामी, तो वह परिभाषा लिखिए। या अगर आपका किसी विद्वान ने परिभाषा दिया है तो वह परिभाषा, कुछ न कुछ तो लिखना ही होगा कि छोड़ तो सकते नहीं जब पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका क्या लिखेंगे। उपधारणा एक प्रकार का अनुमान होती है जो किसी एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरे तथ्य के अस्तित्व में होने या न होने का विश्वास करती है। यानी कि
उपधारणा एक अनुमान होती है, एक कल्पना होती है। जब न्यायालय में एक तथ्य, एक बात, एक घटना साबित हो जाती है तो न्यायालय उस आधार पर दूसरे तथ्य या दूसरी घटना या दूसरी बात का अनुमान लगा लेता है। आपका अनुमान कह सकते हैं लगा लेता है, विश्वास कर लेता है। ऐसा अनुमान पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी, यानी कि ऐसा अनुमान सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक। तो फिर एक बार उदाहरण देखिए, जैसे धुआं निकल रहा है, यह एक तथ्य है, यह एक बात है, यह एक घटना है। तो न्यायालय अनुमान लगा सकता है कि आग लगी होगी। अब आग लगने को साबित करना आवश्यक नहीं है। तो आप लोग बताइए, उपधारणा साक्ष्य नहीं होती तो उपधारणा का इफेक्ट क्या होता है? उपधारणा बर्डन ऑफ प्रूफ को, सबूत के भार को शिफ्ट कर देती है। जो एक पक्षकार पर सबूत का भार था वह किस पर चला जाता है? प्रिजम्पशन पर। दूसरा बताएंगे हम। पहले परिभाषा हमने बताई, एक विद्वान की परिभाषा देखिए रसेल महोदय की, कि किसी एक तथ्य के अस्तित्व को देखकर किसी अन्य तथ्य का अनुमान लगाना ही उपधारणा कहलाती है। यानी कि रसेल महोदय ने भी आपका कह सकते हैं बता दिया कि उपधारणा क्या है। किसी एक तथ्य का अस्तित्व के आधार पर किसी दूसरे तथ्य के अस्तित्व का क्या लगा लेना, केवल अनुमान लगा लेना ही ये उपधारणा होती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई लड़का है आपका, बहुत सूट बूट आपका टाइट पहना है, यानी कि बहुत क्या पहना है मौर्या जी? रंगीन पहना है, यानी कि बहुत आपका कास्टली पहना है। तो प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टिया यही तो अनुमान लोग लगाएंगे कि किसी 52 बीघा पुदीने वाले का क्या होगा, बेटा होगा, या 52 बीघा प्याज बोई जाती होगी उसी का बेटवा हो। भले मोबाइल छीन कर ये सब शौक का क्या करता है पालन, तमाम लोग कर ही रहे हैं। आपका जो बच्चे नए नए हैं वह इस समय चोरी मोबाइल छिनैती कर रहे हैं, केवल इस कारण कि जो महंगे महंगे शौक हैं उनका क्या किया जाए, उनको फुलफिल किया जाए, तमाम पकड़े जाते हैं। और पता लगता है कि ये तो आपका बहबही में आपका क्या किया, ये अपराध किया है। तो फिर एक बार आगे बढ़ा जाइए, तो परिभाषा लिखेंगे। इसके बाद आइए आपका प्रभाव बता दिया जाए, मेंस में आ सकता है भाई। उपधारणा का प्रभाव क्या होता है, ये पूछा जा चुका है यूपी में। 10-12 लाइन लिखिएगा। देखिए आपका, उपधारणा स्वतः साक्ष्य नहीं होती। पहला नियम, क्या उपधारणा एविडेंस होती है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा उपधारणा एविडेंस नहीं होती। जब न्यायालय किसी एक तथ्य के आधार पर दूसरे तथ्य का अनुमान लगा लेता है तो ऐसी दशा में जिस पक्षकार के पक्ष में अनुमान लगा लेता है, अब उस पक्षकार को उस तथ्य को साबित करने से छूट मिल जाती है। यानी कि अब उसको उस बात को प्रूफ करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है। यानी कि जैसे कि वो एक उदाहरण देखिए भाई, उदाहरण लिखना ही पड़ेगा। उदाहरण आप 106 से लेकर या 107 से लेकर 114 ए एविडेंस का दो, कम से कम एक दो उदाहरण जरूर दीजिएगा। 107 का ही हम बता देते हैं पहले, फिर 112 का बता देते हैं। 107 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति पिछले 7 साल से लापता है, उन लोगों ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना जो सुनते यदि वह क्या रहता, जीवित। तो न्यायालय, यह एक तथ्य हुआ, एक बात हुई, इस बात के आधार पर
न्यायालय दूसरी बात का अनुमान लगा लेगा कि ऐसा व्यक्ति अब क्या हो गया है, मर गया। यानी कि जैसे ही अनुमान लगाया गया तो जो व्यक्ति ये मांग कर रहा है कि न्यायालय ये माने कि यह व्यक्ति मर गया है, अब उस पक्षकार को अब ये बात साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि उपधारणाएं सबूत का क्या कर देती हैं, अभित्यजन। यानी कि जिसके फेवर में की जाती है अब उस बात को उसे प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो उपधारणा बर्डन ऑफ प्रूफ को, सबूत के भार को दूसरे पक्षकार पर शिफ्ट कर देती है। यानी कि जिस पक्षकार के विरोध में उपधारणा की गई है अब सबूत का भार किस पर होता है, उस पर होता है। और अगर वह चाहे तो ऐसी उपधारणा का खंडन कर सकता है विपरीत साक्ष्य देकर। फिर एक उदाहरण देखिए, 113 बी का ले सकते हैं, डावरी डेथ। अगर एक तथ्य न्यायालय में अभियोजन द्वारा साबित कर दिया जाए कि हजूर किसी स्त्री की मृत्यु हुई है, मृत्यु अप्राकृतिक है या जलकर हुई है, मृत्यु विवाह के 7 वर्षों के अंदर हुई है और दहेज की मांग के लिए मृत्यु से पहले क्रूरता बरती गई थी या दहेज के लिए तंग किया गया था, ये एक तथ्य है या एक बात है। इतनी बात अगर कोर्ट को आप बता देते हैं तो न्यायालय एक अनुमान लगा लेगा, एक उपधारणा कर लेगा कि पति या पति के नातेदारों ने ही डावरी के लिए इस स्त्री की क्या की है, हत्या। अब बर्डन ऑफ प्रूफ पति और पति के नातेदारों पर चला गया कि वह विपरीत साक्ष्य देकर इस अनुमान का क्या करें, खंडन। अगर खंडन कर देते हैं तो बचाव के हकदार होंगे और खंडन नहीं करते हैं तो दंड के क्या होंगे। तो फिर एकदम कंसेप्ट बनाए रखिए, क्या उपधारणा करती क्या है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ को क्या करती है, शिफ्ट किस पर चला जाता है, जिसके विरोध में प्रिजम्पशन किया गया है। बस एक लाइन याद रखिए। अब आइए प्रकार देखा जाए। आपका जहाँ तक उपधारणा के प्रकार की बात है, उपधारणा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक तथ्य की उपधारणा, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, एक विधि की उपधारणा, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, और एक तथ्य और विधि की मिश्रित उपधारणा यानी कि मिक्स्ड। फिर एक बार देखिए, उपधारणा 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन, तथ्य की, दूसरा कौन, विधि की, और तीसरा कौन, मिश्रित। एविडेंस एक्ट में मिश्रित उपधारणा के लिए कोई सेक्शन नहीं बना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में केवल 2 ही प्रकार हमें पढ़ने हैं, कौन कौन, या तो तथ्य की या विधि की। अब बेयर एक्ट पहले दिमाग में बैठा लीजिए। कब कहा जाएगा कि तथ्य का अनुमान है, तो अगर कहीं भी बेयर एक्ट में प्रिज्यूम आए यानी कि उपधारणा कर सकेगा तो ये तथ्य की उपधारणा। और जहां भी आपका बेयर एक्ट में शैल प्रिज्यूम या कंक्लूसिव प्रूफ आ जाए यानी कि आपका उपधारणा करेगा या निश्चायक सबूत आ जाए तो वह जो उपधारणा होगी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होगा यानी कि विधि। तो पहला हम बताते हैं तथ्य की उपधारणा यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। देखिए, तथ्य की उपधारणाएं वे अनुमान हैं जो स्वाभाविक रूप से यानी कि आपका माने स्वाभाविक रूप से रीजनिंग या तर्क के आधार पर प्राकृतिक अनुक्रम में यानी कि नेचुरल कोर्स में मानव मस्तिष्क की रचना से, मानव कृत्य के स्रोतों से, समाज की प्रथाओं एवं आदतों से, विधिक नियमों की सहायता के बिना अनुमान निकाले जाते हैं। ये उपधारणाएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में
में प्रिज्यूम शब्द में समाहित हैं, यानी कि आपका उपधारणा कर सकेगा शब्द से संबंध रखती हैं। फिर एक बार देखिए, जो तथ्य के बारे में अनुमान होता है या तथ्य की जो उपधारणा होती है, वह आपका प्राकृतिक घटनाक्रम में मानव स्वभाव के अनुसार, मानव की आदतों के अनुसार, तर्क या रीजनिंग के आधार पर इत्यादि आधारों पर अनुमान लगाया जाता है। ये जो तथ्य की उपधारणा है, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में प्रिज्यूम जो शब्द परिभाषित है, यानी कि उपधारणा कर सकेगा शब्द में समाहित है। तो अब जो ये में प्रिज्यूम है, पहले इस शब्द को समझिए, उसके बाद आपका आगे देखा जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में जो उपधारणा कर सकेगा शब्द है, उसमें शब्द को थोड़ा पॉइंट आपका अलग अलग मैं तोड़ रहा हूँ, 3-4 पॉइंट देखिए भाई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में उपधारणा कर सकेगा शब्द को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि जहाँ कहीं इस अधिनियम में उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, यानी कि में प्रिज्यूम, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा। यानी कि पहला ये आया कि न्यायालय चाहे तो ऐसे तथ्य को साबित या प्रूफ हुआ क्या कर सकेगा, मान सकेगा। ये पहला नियम आया। दूसरा देखिए, यदि तथा जब तक कि वह असिद्ध नहीं किया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि विपक्षी पक्षकार को ये अधिकार होता है कि वह उस चीज को क्या कर दे, असिद्ध कर दे। असिद्ध मतलब ना साबित, यानी कि इस अनुमान का क्या कर दे, खंडन। तीसरा है, या उसके सबूत की मांग कर सकता है, यानी कि न्यायालय आपका एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरे तथ्य का अनुमान न लगाए, बल्कि किसकी मांग कर ले, सबूत का। सबूत की मांग कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। अब आइए देखा जाए, आपका इसी की व्याख्या करना है। तथ्य की पहले तीनों शब्द देखिए, 3 ही शब्द हैं और इसी को समझना है, तब व्याख्या किया जाए। न्यायालय यदि चाहे तो एक बात के साबित हो जाने पर दूसरी बात को साबित मान सकेगा। तुरंत आपको पकड़ना है कि क्या न्यायालय अनुमान निकालने के लिए बाध्य है कि विवेकाधिकार है, शब्द को पकड़ना है। अगर सकेगा रहता है कहीं भी में प्रिज्यूम, यानी कि विवेकाधिकार है, चाहे तो न्यायालय ये माने और चाहे तो मानने से क्या कर दे, इनका। यानी कि पहला नियम आया कि तथ्य की उपधारणा करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। या तो अनुमान लगा सकता है या अनुमान लगाने से क्या कर सकता है, इनकार। अनुमान लगाना न्यायालय का क्या होता है, विवेकाधिकार। यदि न्यायालय अनुमान नहीं लगाता तो जो पक्षकार ये कहता है कि हजूर आप इस बात को मानिए, तो न्यायालय उस पक्षकार से क्या मांग सकता है, प्रूफ मांग सकता है कि आप प्रूफ लाइए, हम अनुमान नहीं निकालें। तीसरा पॉइंट ये आया कि यदि न्यायालय ने अनुमान निकाल ही लिया तो क्या ये जो अनुमान है इसका कंट्राडिक्शन या खंडन या इस अनुमान को काटा जा सकता है कि नहीं, इसका विरोध किया जा सकता है कि नहीं, अनुमान का खंडन किया जा सकता है कि नहीं। तो मैं बोर्ड पर लिखा हूँ, जब तक कि इस अनुमान को क्या न कर दिया जाए, असिद्ध। असिद्ध का मतलब ये हुआ कि जिस पक्षकार के विरोध में ये अनुमान लगाया गया है, वह पक्षकार न्यायालय में साक्ष्य देकर
इस अनुमान को क्या साबित कर सकता है? ना साबित मतलब कि अनुमान का खंडन कर सकता है कि जो आपने अनुमान लगाया है वह सही नहीं। अर्थात तथ्य की उपधारणा सदैव खंडनीय होती है। अब फिर लीगल भाषा में आइए। तथ्य की उपधारणा करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। न्यायालय अनुमान न निकालकर सबूत की मांग कर सकता है, और यदि न्यायालय अनुमान लगा ही लिया तो जिस पक्षकार के विरोध में ये अनुमान लगाया गया है वह पक्षकार विपरीत साक्ष्य देकर इसको असिद्ध कर सकता है, ना साबित कर सकता है। अर्थात आसान भाषा में इस अनुमान का क्या कर सकता है? खंडन। अब एक कम से कम एक उदाहरण, दो उदाहरण लिखना ही होगा। आप दो तीन धाराएं जरूर दिखाइएगा कि इस उपधारणा का उत्तम उदाहरण एविडेंस की धारा 113A में मिलता है, 114 में मिलता है, आपका धारा 90 में और 90A में मिलता है। यानी कि तीन चार धाराएं दिखानी पड़ेंगी। कौन कौन सी? आपका 90A, आपका 113A जो क्रूरता के बारे में और आत्महत्या के बारे में, आपका माने दुष्प्रेरण के, और एक आपका 114, 114। अब कोई एक उदाहरण आप लिखिएगा। वैसे मैं दो उदाहरण बता रहा हूँ। देखिए, आपका जो आपको उदाहरण आसान लगे उसी उदाहरण को आपको ऐड करना है। तो हमें लगता है कि आपका 90 भी आसान है धारा, 90A भी आसान है और 114 भी आसान है, तीनों। तो तीनों उदाहरण मैं बता रहा हूँ। नहीं, वो तो करेगा है, वो अगला उदाहरण आएगा। फिर एक बार देखिए भाई, आपका 90 हम देखते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट है 30 वर्ष पुराना है, उचित अभिरक्षा में रखा गया था, उचित अभिरक्षा से निकालकर न्यायालय में पेश किया जाता है और 30 इयर्स क्या है? ओल्ड है। तो धारा 90 बताती है कि न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा। तो जैसे ही शब्द कर सकेगा आया, तुरंत धारा 4 में जो मैं प्रिज्यूम की परिभाषा हमने बताई, वही परिभाषा हमेशा दिमाग में क्या करिए? बैठा रहे। तो बताइए, न्यायालय अनुमान निकालने के लिए बाध्य है कि विवेकाधिकार? विवेका अनुमान निकाल अगर न निकाल कर किसकी मांग कर सकता है? प्रूफ की। अनुमान निकाल भी लिया तो विपक्षी को सदैव इस अनुमान को काटने का क्या होता है? हक। तो 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में उपधारणा तथ्य की उपधारणा है कि विधि की? तथ्य की, क्योंकि शब्द क्या लिखा है? मैं प्रिज्यूम। इसके बाद आपका 90A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो 5 वर्ष पुराना हो। एक अच्छा उदाहरण देखा जाए जिसमें आपका लास्ट उदाहरण इसमें हम देख रहे हैं। आपका ये धारा आपका 100 आपका 14 का दृष्टांत नंबर पहला, सेक्शन 114 का एलिस्टेशन नंबर 1 काफी महत्वपूर्ण है। फिर एक बार देखिए, यदि किसी व्यक्ति के पास चोरी के कुछ समय के पश्चात चुराया हुआ माल पाया जाता है तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा, शब्द पकड़िएगा, कर सकेगा, कि या तो यह चोर है या चोरी का माल जानते हुए क्या हुआ है? प्राप्त किया है। अब इसी पर मैं प्रिज्यूम लिखा है, तो जो हमने तथ्य की उपधारणा बताई है, न्यायालय क्या क्या कर सकता है? अगर ये साबित हो जाए कि चोरी के कुछ समय पश्चात इस व्यक्ति के पास चुराया हुआ माल पाया जाता है तो न्यायालय ये अनुमान लगा सकता है कि यह चोर है या चोरी का माल जानते हुए पाया है। पहला न्यायालय के पास विकल्प ये है।
न्यायालय चाहे तो अनुमान लगाने से इनकार करके अभियोजन से किसकी मांग कर सकता है? सबूत की, क्योंकि अनुमान लगाने के लिए बाद अगर न्यायालय ने अनुमान लगा ही लिया तो जिसके पास चुराया हुआ माल पाया गया है वह इस अनुमान का खंडन करने का हक रखता है कि नहीं? रखता है। यानी कि ये कह सकता है कि धारा मैं बताया था, धारा 21 का अपवाद नंबर 2 भी मैं बताया था कि अगर मन या शरीर की दशा के बारे में वह कथन है, वह कथन तब किया गया था जब मन या शरीर की दशा क्या थी? विद्यमान आचरण के साथ किया गया और इस बात की संभावना कम थी कि यह असत्य होगा। तो कोई व्यक्ति भले एडमिशन किया हो, उस एडमिशन को अपने फेवर में क्या कर सकेगा? प्रस्तुत। अब देखिए चोर क्या कहता है कि हजूर आपका, हम दूसरों को ये सामान बेच रहे थे और दूसरों को सामान हम 1000 दाम था, दूसरे लोग 900 दे रहे थे, 950 में मैं बेचने से इनकार कर दिया। अतः यदि मैं जानता कि ये माल चोरी का है तो मैं भी 300-400 में 100 रुपया में बेचकर अपना क्या करता? काम बना लेता। अतः मुझे मालूम नहीं था कि ये सामान किसका है? चोरी का। अतः ऐसी दशा में इस अनुमान, अतः जो आपने अनुमान लगाया है कि मैं चोर हूँ, चोरी का माल हमारे यहाँ बरामद हुआ है इस कारण से, तो ये अनुमान आप क्या करिए? रद्द करिए, खंडित करिए, यानी कि ये अनुमान खत्म करिए। क्या आपका ये अच्छा उदाहरण मिला जहाँ की आपका कह सकते हैं कि चोरी का माल वाला अच्छा अनुमान है। अगला देखिए आपका, अब विधि की उपधारणा देखी जाए। जो आपका विधि की उपधारणा यानी कि जो दूसरी उपधारणा है आपका प्रिजम्पशन ऑफ लॉ या आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन। आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, बनावटी मतलब कृत्रिम, कृत्रिम मतलब अस्वाभाविक, अप्राकृतिक। फिर एक बार याद रखिए, पहले जो विधि की उपधारणा होती है, जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है, उसे दूसरी भाषा में अननेचुरल प्रिजम्पशन यानी कि अप्राकृतिक उपधारणा या आपका अस्वाभाविक उपधारणा, कृत्रिम या आर्टिफिशियल या बनावटी उपधारणा या आपका अस्वाभाविक उपधारणा कहा जाता है। जो ये विधि की उपधारणाएं हैं वह ऐसी उपधारणाएं हैं या विधि की उपधारणाएं आपका ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत न्यायालय एक विशेष परिस्थिति में एक विशेष अनुमान निकालने के लिए बाध्य होता है। यानी कि अब विवेक नहीं काम करेगा, न्यायालय आपका कह सकते हैं कि एक विशेष परिस्थिति में विशेष अनुमान निकालने के लिए क्या होता है? बाउंड। विवेक नहीं है। ये जो अनुमान है ये विधि अनुज्ञा देती है कि आपको ये अनुमान निकालना पड़ेगा, लेकिन ये जो विधि की उपधारणाएं हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक खंडनीय और एक अखंडनीय। खंडनीय मतलब जिसका कंट्राडिक्शन किया जा सकता है, जिसका विरोध किया जा सकता है, जिस अनुमान को गलत साबित किया जा सकता है। और अखंडनीय मतलब जिस अनुमान को अब गलत साबित करने का मौका नहीं दिया जा सकता। तो विधि की उपधारणाएं कितने प्रकार की? कुछ में खंडनीय और कुछ में क्या होगा? अखंडनीय। अब कब विधि की उपधारणा खंडनीय है यानी कि आपका विपरीत साक्ष्य देकर, लेकिन विधि की उपधारणा करने के लिए कोर्ट क्या है? बाउंड। ये जरूर याद रखिए। लेकिन प्रकार कितना पूछ ले? दो। कौन कौन? खंडनीय और। अब पहले विधि की खंडनीय उपधारणा देखिए। विधि की खंडनीय उपधारणा
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में शैल प्रिज्यूम शब्द में समाहित है, अर्थात उपधारणा करेगा। फिर एक बार याद रखिए, विधि की खंडनीय उपधारणा एविडेंस की किस धारा में समाहित है? तो आपका 4 में। कौन सा आपका शब्द में? शैल प्रिज्यूम। ये विधि की कौन सी उपधारणा हो गई? खंडनी। अब परिभाषा देखिए, जहाँ पहले तो परिभाषा इसका देखिए, आपका जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्देशित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, जैसे ही शब्द करेगा आ गया, यानी कि शैल प्रिज्यूम करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को सिद्ध मानेगा यदि और जब तक कि वह असिद्ध नहीं हो जाता, यानी कि सबूत की मांग कर सकता है कि नहीं? कहीं लिखा है? नहीं, तो सबूत की मांग नहीं कर सकता। आइए देखा जाए, यानी कि जो विधि की खंडनीय उपधारणा है, उस अनुमान को निकालना न्यायालय का विवेकाधिकार नहीं होता। न्यायालय अनुमान निकालने के लिए बाध्य होता है। अगर न्यायालय ने अनुमान निकाल ही लिया तो विपक्षी पक्षकार द्वारा उस अनुमान का खंडन किया जा सकता है। इसीलिए इसे विधि की कौन सी उपधारणा कहा जाता है? खंडन। अब इसका उत्तम दृष्टांत आपका इस अधिनियम की धारा तमाम धाराओं में है। 107, 108, 113 बी, 114 ए इत्यादि धाराओं में इसका उत्तम दृष्टांत दिया गया है। अब कम से कम एक दो उदाहरण देखिए, जहाँ की ये आपका दो उदाहरण, एक कम से कम जरूर लिखिएगा, डिटेल में थोड़ा 5-6 लाइन उदाहरण, लेकिन मैं दो बता रहा हूँ। एक उदाहरण आपका बताया जाए, आपका ये 79 में बताया जाए। पहले धारा 79 दस्तावेज संबंधी उपधारणा की बात करती है। देखिए क्या कहा गया है। अगर किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट, यानी कि लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति न्यायालय में पेश की गई है, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह प्रमाणित प्रति असली की सही नकल है। अब बताइए आप लोग, जब उपधारणा करेगा शब्द आ गया, तो पहला पॉइंट पकड़ना है धारा 4 में कि ये विधि की उपधारणा है। दूसरा, न्यायालय उपधारणा करने के लिए क्या है? बाध्य। तीसरा, सबूत की मांग उपधारणा के लिए नहीं कर सकता। और चौथा, विपक्षी पक्षकार ये साबित कर सकता है कि हजूर ये मूल की असली नकल नहीं है, क्लर्क ने मूल से उतारते समय क्या किया? बदमाशी किया, मूल में कुछ और लिखा है और क्लर्क ने कुछ। तो बताइए, खंडन किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। दूसरा उदाहरण देखिए, आपका दुराचार के मामले में 114 ए जो एविडेंस की धारा है, अगर कोई स्त्री कहती है कि हमारी सम्मति नहीं थी इस कार्य के लिए, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि यह कार्य स्त्री की सम्मति के बिना किया गया है। न्यायालय इस अनुमान को लगाने के लिए क्या है? बात। अब स्त्री की सम्मत थी, क्योंकि उपधारणा बर्डन ऑफ प्रूफ को क्या करती है? सिर्फ तो जो अभियोजन पर दायित्व था, अब वो किस पर चला गया? आपका अभियुक्त पर। तो अभियुक्त अगर उपधारणा का खंडन कर सकता है, क्या करके? कि इनकी स्वतंत्र सम्मत थी, स्वैच्छिक सम्मत। तो आपका ये, इसके बाद डाउरी डेथ भी देख सकते हैं, ये भी उत्तम उदाहरण है कि करेगा शब्द लिखा है, तो अगर ये एक बार साबित हो गया कोर्ट में कि मृत्यु हुई स्त्री की 7 वर्ष के अंदर विवाह की, मृत्यु अप्राकृतिक थी, मृत्यु के पहले आपका तंग किया गया था दहेज के लिए, तो न्यायालय
ये उपधारणा करेगा, करेगा मतलब बाध्य है कि पति या पति के नातेदारों ने ही क्या किया होगा, दहेज के लिए इसको मारा होगा। कुछ देखिए, आपका जो प्रिजम्पशन चल रहा था आपका, फिर एक बार देखिए एविडेंस में विधि की उपधारणा हम बता रहे थे। और विधि की उपधारणा दो प्रकार की होती है, एक खंडनी और दूसरा अखंडनी। विधि की उपधारणा जो खंडनी होगी वह एविडेंस की धारा 4 में शैल प्रिज्यूम शब्द से संबंध रखती है, यानी कि उपधारणा करेगा। तो जहां कहीं भी देखिए, आपका ये बताया गया था कि जो प्रिजम्पशन ऑफ ला होता है वह दो प्रकार का होता है, एक विधि की खंडनी उपधारणा और एक अखंडनी। खंडनी हम बता चुके हैं कि जहां अनुमान निकालने के लिए न्यायालय बाध्य होता है, अनुमान निकालने के लिए सबूत की मांग नहीं कर सक माने अनुमान निकालेगा ही, सबूत की मांग नहीं कर सकता, लेकिन इस अनुमान का खंडन किया जा सकता है, यानी कि विपक्षी द्वारा इस अनुमान या कल्पना को काटा जा सकता है कि अनुमान सही नहीं है। और उदाहरण जो दिखाइएगा, आपका तमाम उदाहरण है लेकिन भाई दायरा सीमित ही हमें रखना पड़ेगा। एक 79 हमने बताया, दूसरा आपका 107 दे सकते हैं, 108 दे सकते हैं, 109 दे सकते हैं धारा, 110, 111, आपका 111A आपका दे सकते हैं, 113B दे सकते हैं, 114A दे सकते हैं। इसमें हमने आपका डाउरी डेथ यानी कि 113B और दुराचार के मामला यानी कि 114A उदाहरण बताया। अब अगली उपधारणा देखा जाए जो विधि की अखंडनी उपधारणा है, इसको निर्विवाद प्रमाण भी कहते हैं, यानी कि अकाट्य तर्क कहते हैं, यानी कि ऐसा अनुमान जिसके विपरीत कोई साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाता, अर्थात ऐसा अनुमान जिसको अब खंडन करने का मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। अब विधि की अखंडनीय उपधारणाएं वे अनुमान हैं जहां की न्यायालय एक तथ्य या एक बात के प्रूफ हो जाने पर दूसरी बात का अनुमान निकालने के लिए बाध्य हैं और इसे असिद्ध नहीं किया जा सकता, नासाबित नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको विपरीत साक्ष्य देकर इसका कंट्राडिक्शन, इसका विरोध या इसका खंडन संभव नहीं है। इसे ही हम सबसे आपका ताकतवर ये उपधारणा होती हैं, ये इसे ही कंक्लूसिव प्रूफ या निश्चायक सबूत या विधि की अखंडनीय उपधारणा कहा जाता है। विधि की अखंडनीय उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा
विचार में निश्चायक सबूत से संबंध रखती हैं कंक्लूसिव प्रूफ से। दिया है परिभाषा, जिसमें यह कहा गया है कि जहां कहीं भी इस अधिनियम में इस बात का प्रावधान हो कि न्यायालय एक तथ्य के आधार पर दूसरे तथ्य का अनुमान लगाएगा, वहां न्यायालय एक तथ्य के आधार पर दूसरे तथ्य का अनुमान लगाएगा और उसे नासाबित करने का मौका नहीं देगा। इसे ही हम क्या कहेंगे? कंक्लूसिव प्रूफ या निश्चायक सबूत। अब इसकी व्याख्या 2-3 लाइन देखेंगे। निश्चायक जो सबूत होता है वह उसमें अनुमान लगाने के लिए न्यायालय बाध्य होता है, सबूत की मांग नहीं कर सकता और ऐसे अनुमान को विपरीत साक्ष्य देकर खंडन नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये आपका काफी तगड़ा अनुमान है, अकाट्य तर्क है, निर्विवाद प्रमाण है, अतः ज्यादा धाराओं में समाहित न होकर केवल और केवल 3 धाराओं में एविडेंस के यह समाहित है। ये प्री में भी पिछली बार 2018 में आपका एविडेंस में क्वेश्चन आया था जे में कि कंक्लूसिव प्रूफ एविडेंस की किन धाराओं में समाहित है। 3 केवल सेक्शन है, 41, 112 और 113, यानी कि 41, 112 और 113। तो तीनों धाराएं लिख दीजिएगा। अब यह है कि भाई उदाहरण भी देना है, तो अगर समय रहे तो आप, समय न रहे तो कम से कम एक धारा का उदाहरण दीजिए, और अगर आपके पास समय है तो आप 2 धारा का दीजिए, एक 41 का और एक 112 का। मैं बता रहा हूँ अगर समय रहे तब, और न समय रहे तो कम से कम एक उदाहरण, लेकिन तीनों धाराएं लिखिए जरूर। और भाई प्री के लिए भी याद रखिए, जो लोग आगे जे देना चाहते हैं, आपका जिनका 1 नंबर 2 नंबर से रुक गया है, भाई काफ़ी मैंने कह सकते हैं मरमाहत भी लोग हैं, लेकिन अभी समय है और यही समय है पढ़ने का। और यूपी जे के लिए पूरी तरह लग जाइए, और ताकि कोई उसमें आपका जो 1 नंबर 2 नंबर की ये पनौती लग रही है आपका, इसको अदरौना न लगाना पड़े, यानी कि इसमें आपका पनौती क्या हो जाए, दूर। भाई 1-2 नंबर जो रुक बहुत खतरनाक होता है, इसको सुधारने में 6 माह साल भर लग जाता है। जिनका 1-2 नंबर से रुकता है, 5-10 नंबर आप तुरंत सुधार लेंगे, 1-2 नंबर वाला बहुत खतरनाक होता है। इसमें आपका एक एक छोटी छोटी बातों पर फिर गौर करना पड़ता है। फिर एक बार देखिए, इसका एक उत्तम उदाहरण आपका अलग भी हम देख सकते हैं, एविडेंस से अलग भी, और वह आईपीसी की धारा 82 से भी कवर कर सकते हैं। पहले हम आईपीसी देखते हैं और तब एविडेंस की 2 धाराओं का उदाहरण हम बताएंगे। आईपीसी की धारा 82 में डोली इनकैपेक्स का अक्षम गुड़िया का सिद्धांत समाहित करते हुए यह कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं होगी जो ऐसे शिष्य द्वारा की जाए जिसकी एज अपराध करते समय 7 वर्ष से क्या है, कम। तो अब यही निश्चायक सबूत दिमाग में बैठाइए। पहले एक तथ्य आप कोर्ट में साबित करेंगे। पहला तथ्य ये साबित करेंगे, आपका जो बच्चे का वकील है, अब एविडेंस की धारा 105 भी दिमाग में बैठाए रहिए कि एविडेंस की धारा 105 के तहत अगर 76 से लेकर 106 तक का बचाव कोई अभियुक्त लेता है तो इस बात को न्यायालय में प्रूफ करने का दायित्व उसी पर होगा। यानी कि जो बच्चे का वकील होगा वही साबित करेगा कि यह बच्चा अपराध करते समय 7 वर्ष से क्या था, कम। तो अगर एक फैक्ट या एक तथ्य या एक बात यह कोर्ट में साबित कर दी गई
कि बच्चा अपराध करने के दिन 7 वर्ष से कम आयु का था, तो न्यायालय एक अनुमान लगा लेगा कि बच्चा अपराध करने में अक्षम है और इस अनुमान का खंडन करने का मौका नहीं देगा। यानी कि इस अनुमान को आप काट नहीं सकते, इसीलिए इसे अकाट्य तर्क कहा जाता है, निर्विवाद प्रमाण भी कहा जाता है। यानी कि आप लाख दिखाइए, अभियोजन लाख दिखाए कि हजूर 6.5 साल में ही बहुत बच्चा ज्ञानी था, कई बार कई लाख रुपया जीत चुका है, कौन बनेगा करोड़पति में भी किस्मत आजमाया। जैसे कौटिल्य एक बच्चा था, वह कंप्यूटर जैसा दिमाग का था, जो एक बार पढ़ लेता था, उसे 6.5 साल का था और कई टीवी चैनलों पर आया और कौन बनेगा करोड़पति में भी कुछ लाख जीत लिया। तो वह कोई अपराध कर भी दे तो आप दिखाएं कि ये समझदार हो गया है, तो कोई तर्क आपका काम नहीं करेगा। अगर बच्चा कितने साल से कम है तो कोई तर्क काम नहीं करेगा आपका। ये क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि ये कंक्लूसिव क्या है, प्रूफ। आप लाख दिखाए एक समझदार हैं, कोई असर न्यायालय पर अब पड़ने वाला नहीं है। 3 उदाहरण आपका चूंकि एविडेंस में है, आपका 41 सेक्शन 112 113, तो 2 सेक्शन का हम उदाहरण बताते हैं, आपका 41 और 112। पूरा बेरेक्ट न लिखकर सार लिखना है। धारा 41 में निश्चायक सबूत घोषित करते हुए यह कहा गया है कि अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, सक्षम न्यायालय ने 4 विषयों पर, यानी कि विवाह, प्रोवेट, नवाधिकरण और दिवाला, इन 4 विषयों पर अंतिम निर्णय, आदेश या डिक्री पारित कर दिया है, अंतरिम नहीं, कैसा अंतिम, तो कुछ बातों के बारे में ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा, अकाट्य तर्क होगा, निश्चायक सबूत होगा। ये लिख देंगे। 112 दिखा सकते हैं कि अगर किसी पुरुष और स्त्री के बीच वैध विवाह कायम रहते हुए उस स्त्री को कोई शिशु पैदा होता है, तो वह शिशु उस पुरुष का धर्मज पुत्र माना जाएगा। ये निश्चायक सबूत होगा। अगर विवाह का विघटन हो गया और विघटन के बाद स्त्री ने रीमैरिज नहीं किया और 280 दिन के अंदर अगर उस स्त्री को शिशु पैदा होता है, तो उस शिशु का भी धर्मज पिता कौन माना, वह शिशु किसका धर्मज पुत्र माना जाएगा? उस पुरुष का जिससे उस स्त्री का विवाह हुआ था, क्योंकि अब तो विवाह क्या हुआ है, टूट गया है। लेकिन ये धारा भले एक एक्सेप्शन स्वीकार करती है, लेकिन अकाट्य तर्क है और वह एक्सेप्शन है पहुंच का न होना। तो इस प्रकार आपका जो आपका उपधारणाएं थी वे समाप्त हुई। अब आइए धारा 5 देखा जाए, जो पिछली बार एपीओ में आपका क्वेश्चन बना था उसको देखा जाए। देखिए पिछली बार जो एपीओ में क्वेश्चन आपका बना था वो सिद्धांत से बना था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सारभूत सिद्धांतों का वर्णन करिए, या आप सारभूत नियमों का वर्णन करिए। यानी कि साक्ष्य का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है। तो भारत जो साक्ष्य अधिनियम है वह 3 सिद्धांतों पर आधारित है। यानी कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसके कितने प्रिंसिपल हैं, 3। तीनों फिर एक बार देखिए और इसी की व्याख्या करना है। अब किताब में कहीं मिलना बेरेक में मुश्किल है। ये प्रिंसिपल हैं, आपको समझना होगा कोरिलेट करके। पहला सिद्धांत ये है कि जो भी न्यायालय में तथ्य पेश किया जाएगा वह फैक्ट इन इशू अर्थात विवादक तथ्य से रिलेटेड होना चाहिए, फालतू नहीं। दूसरा सिद्धांत यह है कि न्यायालय में बेस्ट एविडेंस आना चाहिए, सर्वोत्तम साक्ष्य। और तीसरा नियम यह है प्रिंसिपल कि हियर्स एविडेंस अनुश्रुत साक्ष्य, साक्ष्य में अग्राह्य
और विसंगत होते हैं, अतः इन्हें साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। फिर एक बार तीनों याद रखिए। पहला क्या है कि एविडेंस कहाँ तक सीमित हो, किस मैटर तक, फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य। दूसरा क्या है, कोर्ट में कैसा एविडेंस आना चाहिए, बेस्ट एविडेंस। और तीसरा किसको बाहर रखा जाए, हियर्स एविडेंस, यानी कि अनुश्रुत साक्ष्य को। अब जब भी इसको पढ़िए भाई, 3 लाइन में तो होगा नहीं और आपका कोई एक धारा है नहीं। अब इसकी व्याख्या जब करेंगे तो कुछ सेक्शनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले ये कहा गया है कि जो भी आप एविडेंस न्यायालय में पेश करेंगे वह फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य का क्या करेंगे, प्रस्तुत। अब इसमें आपको लिखना पड़ेगा विवादक तथ्य की परिभाषा एविडेंस एक्ट की धारा 3 में दी गई है, और 3 की पूरा परिभाषा न लिखिएगा क्योंकि यहाँ पूरा परिभाषा बहुत लंबी हो जाएगी। आप ये दिखाएंगे कि मुख्यतः विवादक तथ्य तब निकलते हैं जब किसी तथ्य के बारे में एक पक्षकार प्राख्यान करे और दूसरा क्या करे, प्रत्याख्यान। एक पक्षकार डिमांड करे, दूसरा डिनाई, आसान भाषा में। और आसान भाषा में एक पक्षकार मांग करता है और दूसरा क्या करता है, डिनाई या इनकार। इस अधिनियम धारा 3 ऐड कर लिए। फिर धारा 5 ऐड करेंगे कि इस अधिनियम की धारा 5 में सुसंगतता का सिद्धांत समाहित किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए जो न्यायालय में एविडेंस प्रस्तुत किया जाएगा या तो विवादक तथ्य का किया जाएगा या सुसंगत तथ्य का, किन्हीं अन्यों का नहीं। यानी कि साक्ष्य को दो तक सीमित रखा गया है। कहाँ कहाँ, या तो रेलेवेंट फैक्ट को एविडेंस में प्रस्तुत करिए या किसको, विवादक तथ्य। विवादक तथ्य निकाला जाता है अभिवचन के माध्यम से, जबकि सुसंगत तथ्य दिया गया है। धारा 6 से लेकर 55 तक सुसंगत तथ्य दिया गया है, यानी कि उचित बातें दी गई हैं। अब वो तो अंतर आगे बताया जाएगा क्या होता है, ये आप पहले पॉइंट में ऐड करेंगे। फिर एक बार देखिए कौन कौन सी धारा ऐड करना है। धारा 3 लिखेंगे, कौन सा, विवादक तथ्य। फिर कौन सी धारा ऐड करेंगे, 5। लिखते लिखते हमें लगता है कि 15 लाइन निकल जाएगा क्योंकि 1.5-2 पेज ही लिखना है। फिर दूसरा सिद्धांत है कि बेस्ट एविडेंस प्रस्तुत करना चाहिए। तो साक्ष्य विधि का यह सिद्धांत है कि जब भी न्यायालय में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए तो बेस्ट एविडेंस, उत्तम साक्ष्य, सर्वोत्तम साक्ष्य ही पेश किया जाना चाहिए। किसी विषय पर जो दस्तावेजी साक्ष्य होता है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, उसे बेस्ट एविडेंस कहा जाता है, सर्वोत्तम साक्ष्य कहा जाता है। क्योंकि धारा 91 से लेकर 100 तक में यह प्रावधानित है कि अगर किसी विषय पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है तो वह मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन करेगा, यानी कि मौखिक साक्ष्य को कहाँ का रास्ता दिखा देगा, बाहर का। तो ये धारा कहाँ लिखेंगे, आपका 91 से लेकर कहाँ तक, पूरी धारा नहीं, बस एक दिखा के और दिखा देना है कि यहाँ दस्तावेजी साक्ष्य क्या होता है, बेस्ट। मौखिक साक्ष्य की अपेक्षा क्या होता है, उत्तम। क्यों, क्योंकि मृत साक्ष्य होते हुए भी दस्तावेजी साक्ष्य बेस्ट एविडेंस हैं। क्यों बेस्ट हैं, क्योंकि इसमें वह शक्ति है कि वह ओरल एविडेंस को कहाँ क्या कर दे, बाहर। तो धारा ऐड कर लीजिएगा 91 से लेकर कहाँ तक, 100। तो दस्तावेजी साक्ष्य 2 प्रकार का होता है। धारा 61 बताती है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को
61 पर आ जाएंगे। या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा। प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा 62 में दिया गया है। जहाँ तक संभव हो, धारा 64 कहती है कि किसी विषय को साबित करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो 62 के साथ कौन सी धारा कोरिलेट करेंगे? 64। दस्तावेजी साक्ष्य का जो दूसरा प्रकार है वो सेकेंडरी एविडेंस है, जिसकी परिभाषा 63 में और धारा 65 में दी गई दशाओं में ही ये द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो अगर प्राथमिक द्वितीयक में पूछ ले बेस्ट कौन है, तो द्वितीयक ना मारिएगा, कौन? प्राथमिक। और मौखिक दस्तावेजी में लिखेंगे तो किसको बेस्ट करा देंगे? दस्तावेज। इस प्रकार न्यायालय में सर्वोत्तम साक्ष्य पेश हो, ये धाराएं आप कोरिलेट करेंगे। तीसरा सिद्धांत देखिए। तीसरा सिद्धांत ये है कि हियर से एविडेंस, यानी कि जो अनुश्रुत साक्ष्य है उसे साक्ष्य में वह साक्ष्य में अग्राह्य है, एडमिट नहीं किया जाना चाहिए, विसंगत भी हैं, यानी कि इरेलेवेंट हैं, यानी कि अनुचित है, उचित नहीं है बल्कि क्या है। अतः अनुश्रुत साक्ष्य को कहाँ रखना चाहिए? बाहर। अब इसको कैसे लिखेंगे, कौन सी धारा डालेंगे? जैसे कि पनीर का मुद्दा उठता रहता है कि वास्तव में अरुण जी ने 5 किलो पनीर बनवाई थी, लेकिन कोचिंग के लोगों ने सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देते हुए आपका ये बता दिया कि 50 किलो पनीर इनके बर्थडे में क्या हुआ था, बना। तो ये हियर से एविडेंस है। और ऐसे साक्ष्यों को सामान्य नियम क्या है? एक्सेप्ट किया जाए कि न किया जाए? न किया जाए। और ऐसे साक्ष्य कहाँ रखे जाएं? बाहर। तो फिर एक बार इस पर आइए भाई, अभी तो सेक्शन हमें जोड़ना है ना, लेकिन पनीर कांड याद रखिएगा। जैसे मौर्य जी भी हैं आपका, अब 5 एक मान लीजिए आपका 5 लोग चाय पीने गए थे और कोई व्यक्ति आकर कहे कि वहाँ तो आपका 10 लोग बैठे थे, मेन मौर्य जी थे, पैसा दिए। यानी कि आपका तो हुआ कि देखे थे घटना, देखे नहीं, सह अपराधियों ने हमें क्या किया था। तो लोगों की ये आदत होती है मैं बता दूं कि जो घटना वो अपनी आंख से देखेंगे दूसरे को बताएंगे। तो जैसे अरुण जी ने पनीर में मिर्च मसाला झोंक दिया था, उसी तरह से आपका लोगों की आदत होती है, स्वभाव होता है कि क्या करेंगे, उसको मिर्च मसाला झोंक कर बताएंगे। हम भी जब आपका केस बताते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत या उदाहरण बताते हैं तो रोचक उदाहरण हो जाए मौर्य जी, इसलिए 2-4 बातें अपनी तरफ से क्या करते हैं, डाल ही देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है भाई, क्योंकि रोचकता आ जाए थोड़ा, क्योंकि वैसे बताया जाएगा तो निरस्ता आ जाएगी। तो फिर एक बार देखिए बैक हो, अब आपका सिद्धांत पर आ जाए। तीसरा सिद्धांत, अनुश्रुत साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य का नियम यह है कि अनुश्रुत साक्ष्य या श्रुत साक्ष्य या अप्रत्यक्ष साक्ष्य साक्ष्य में विसंगत एवं अग्राह्य होता है, क्योंकि यह निकृष्ट प्रकार का साक्ष्य होता है। अब मोदी जी की भाषा में नीच प्रकार का साक्ष्य होता है, लेकिन नीच न लिख दीजिएगा ये किसकी भाषा में? अब कोई कह दे आपका, कोई कह दे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस वाला ये नीच है आपका, ये क्या जीतेगा गुजरात, तो देख लीजिए मोदी जी कितना उस इतनी बार कह देंगे लोगों के सामने नीच सब। तो आपका ये नीच प्रकार का साक्ष्य है, नीच न लिखिएगा, निकृष्ट लिखिएगा। कैसे प्रकार का? इस अधिनियम की धारा 60 में यह नियम समाहित है, 60 ऐड करना है कि जो मौखिक साक्ष्य होगा वह हर हाल में प्रत्यक्ष होगा, अनुश्रुत नहीं होगा। अर्थात अनुश्रुत साक्ष्य को साक्ष्य में स्वीकार न करते हुए कहाँ रखा जाए? बाहर। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। आपका एविडेंस में
कुछ ऐसी दशाएं दी गई है जहाँ की वह साक्ष्य नीच साक्ष्य होते हुए भी, निकृष्ट होते हुए भी, अनुश्रुत होते हुए भी, श्रुत होते हुए भी, अप्रत्यक्ष होते हुए भी साक्ष्य में क्या कर लिया गया है, एक्सेप्ट। और अंत में वो जरूर दो चार उदाहरण दीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, दो तीन उदाहरण जरूर दीजिएगा जो हियर से है। धारा 6 रेह जेस्ट, यानी कि ये प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है बल्कि क्या है, हियर से। धारा 32 दे दीजिएगा, आपका 17 से लेकर 31 दे सकते हैं। आपका किताबों में लिखी गई बातें मैंने प्राइवेट कारोबार में 34 और सरकारी कारोबार में क्या 35। दो उदाहरण लास्ट में आपका बताया जाए। एक धारा 6 बताया जाए कैसे हियर से हैं, और एक आपका 32 बता दिया जाए। देखिए ध्यान से, आपका जो आपका केस बताया जाए धारा 6 में, आर वर्सेज वेडिंग फील्ड का केस पर हम उठाते हैं उदाहरण। एक स्त्री का कमरे में गला काटा गया, वह स्त्री कमरे से बाहर आकर अपनी चाची से कहती हैं कि ओ माय डियर आंटी, ओ मेरी प्यारी चाची, देखो वेडिंग फील्ड ने मेरी क्या दुर्दशा कर दी। उसके बाद वह मर जाती हैं। अब समस्या ये आई कि क्या अगर चाची आकर बयान दे तो क्या चाची घटना को देखी थी, नहीं, लेकिन पीड़िता से क्या की थी, सुनी थी। तो चाची द्वारा दिया गया बयान क्या होगा, प्रत्यक्ष की अनुश्रुत, अनुश्रुत, क्योंकि घटना तो देखी नहीं। तो जो रह ज्येष्ठे हैं धारा 6 में, वह प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, कैसा साक्ष्य है, अनुश्रुत। एक उदाहरण हम 32 का बताते हैं, क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का, ये भी खूब पूछा जाता है। आपका एक दुलारी नामक बेस्या थी, उसका गला काटा गया था, उसकी सांस नली कट गई थी। फिर आपका वह अस्पताल में भर्ती थी। मजिस्ट्रेट साहब आए, उससे पूछे, बोल नहीं पा रही थी। जब मजिस्ट्रेट साहब कुछ नामों को उल्लेख किए तो बस हाथ से इशारा की और आपका सिर हिलाई, और तब ये संकेत की, इशारा की, इस इशारे को मौखिक कथन मानते हुए मर गए। उसके बाद 2 दिन बाद तो मर गई, तो मृत्यु के कारण के बारे में बताई थी। तो किसमें कन्वर्ट हो गया, डीडी, डाइन डिक्लेरेशन। और मैं बताया भी था कि डाइन डिक्लेरेशन आधा एक ही आपका ऐसा साक्ष्य है कि केवल और केवल मृत्युकालिक कथन के आधार पर सजा क्या हो सकती है, दी जा सकती है। सारवान साक्ष्य है, संपोषक नहीं। केस भी मैं बताया था, शरद बिरधी चंद शारदा और खुशाल राव, कम से कम 2 तो याद करके जाइए एविडेंशियल वैल्यू पे। तो इसमें अगर मजिस्ट्रेट साहब आकर बयान दे कि पीड़िता ने हमें इनका नाम बताया था, तो क्या मजिस्ट्रेट साहब अपनी आंखों से घटना देखे थे, नहीं। तो मजिस्ट्रेट का जो साक्ष्य होगा वह केवल और केवल क्या होगा, हियर से, अनुश्रुत। फिर भी साक्ष्य में आवश्यकता के आधार पर क्या किया गया, निसेसिटी के आधार पर एक्सेप्ट। यानी कि इस प्रकार आपका ये भी सिद्धांत समाप्त हो गया। यानी कि जो आपका देखिए कौन कौन सी धारा मेन है, धारा कि कौन कौन सी धाराएं ऐड करेंगे। 3 सिद्धांत हैं, और आपका सेक्शन ऐड ही किताब उताब में नहीं मिलेगा। मैं फिर बता दूं, ये बातें कंसेप्चुअल बातें हैं। अब आप किताब में खोदने लगिए तो किताब के बस की बात नहीं है। ये कंसेप्ट के आधार पर कौन कौन सी धाराओं से कोरिलेट है, उस आधार